नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल हो और पी नोड पॉइंट से गुजर रही हो, ठीक है। अब एक लाइन नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, और वो किससे गुजर रही है, पी नोड से गुजर रही है, और वो किसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट प्लेन के, ठीक है। वो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगी। अच्छा, ये बेसिकली जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको डिफाइन किया गया। अब वो कहता है वी विल कॉल दिस नॉर्मल लाइन, वो कहता है नॉर्मल लाइन को सम टाइम सिंपल नॉर्मल भी कह सकते हैं ऑफ द सरफेस एट द पॉइंट पी नोट, और पैरामीट्रिकली नॉर्मल लाइंस को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। पैरामीटर का मतलब होता है कि यू हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हैं, आपने इसको गौर से रखना है कि पैरामीट्रिकली हम किस तरह जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ मतलब ये है कि पैरामीटर की फॉर्म में आपने क्या करना है, नॉर्मल लाइंस लिखनी है। तो याद रखना है कि आप पैरामीटर का जब कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराना है। और बेटा कि जो नया वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना, जो भी नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे उस नए वेरिएबल का रिलेशन सारे वेरिएबल के साथ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर देखें, ये एफ है ना, वो डिपेंड करता है एक्स वाई और जी, तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एफ है वो फंक्शन है एक्स वाई और जी, और आप नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं टी, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। टी जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा वो पैरामीटर होगा। वो जो टी है उसका रिलेशन तीनों के साथ होना चाहिए, वो एक्स के साथ भी होना चाहिए, वाई के साथ भी होना चाहिए, जेड के साथ भी होना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पे 3 पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनेंगी, एक एक्स की बनेगी, एक वाई की बनेगी और एक जेड की बनेगी, ठीक है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होती है हर वेरिएबल की सेपरेट होती है, हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सेपरेट होती है। तो आपने ये याद रखना है। सबसे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एक्स वो किसके बराबर होगी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट x नॉट y नॉट z नॉट इनटू t। इसी तरह y किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस f ऑफ y एट द पॉइंट x नॉट y नॉट z नॉट इनटू t। इसी तरह फंक्शन मतलब जो z है वो किसके बराबर हो जाएगा, z इज इक्वल टू z नॉट प्लस f ऑफ z एट द पॉइंट x नॉट y नॉट जी नॉट इनटू टी। तो 3 पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हैं आपको नजर आ रही हैं, और इन तीनों पैरामीट्रिक इक्वेशन के अंदर जो एक खासियत है वो टी है, टी कॉमन है, टी इज अ कॉमन इन ऑल दीज 3 इक्वेशन। इन 3 इक्वेशंस को नॉर्मल लाइंस कहते हैं। तो 2 मेन कॉन्सेप्ट, 3 फार्मूले हम यहाँ पे जो है वो सीख चुके हैं। एक हमने सीखा नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर के लिए ग्रेडियंट पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन जो होता है वो नॉर्मल वेक्टर होता है। फिर हम लोगों ने जो है टेंजेंट लाइन जो है टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन सीखी, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ वाई इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस एफ ऑफ जेड इंटू जेड माइनस जेड नॉट एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। फिर हम लोगों ने पैरामीट्रिक इक्वेशन देखी नॉर्मल लाइंस की, वो किसके इक्वल, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट इनटू टी। इसी तरह y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एफ ऑफ वाई एट द पॉइंट p नॉट इनटू टी। z इज इक्वल टू z नॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z एट द पॉइंट p नॉट इनटू t। 3 पैरामीट्रिक इक्वेशंस देखी। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस को नॉर्मल लाइन या सिंपल नॉर्मल इक्वेशंस भी कहते हैं, ठीक है बेटा। फिर हम लोगों ने ये 3 ग्राफ्स देखे। ये 3 ग्राफ्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखने की, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कंसीडर द इलिप्सॉइड। आपके पास एक इलिप्स बेसिकली ओवल नुमा एक शेप होती है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन नंबर जिसको मैंने डिफाइन कर दिया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ओवल को मैंने डिफाइन कर दिया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, मैंने ओवल जो है वो डिफाइन कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 देख सकते हैं, ये आपके पास दी हुई है। इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले मैं पार्ट नंबर 1 पढ़ूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फाइंड करनी है टू द इलिप्स। इलिप्स बेसिकली एक सरफेस है एट द पॉइंट पी नॉट, सारा कुछ दिया गया है। तो टेंजेंट प्लेन के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन के लिए जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके 2 हिस्से हैं, ठीक है। जो लेफ्ट वाला हिस्सा है इसको फंक्शन का नाम दे देंगे, राइट वाले हिस्से को कांस्टेंट का नाम दे देंगे। आपकी मर्जी है, इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपकी मर्जी 18 को लेफ्ट साइड पे ले आए और राइट साइड पे 0 बना दें, और लेफ्ट साइड को फंक्शन का नाम देते हैं और राइट साइड को कांस्टेंट का नाम देते हैं। और आपने क्या करना है, फंक्शन टेंजेंट प्लेन लिखनी है। टेंजेंट प्लेन के लिए आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने होते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y और z एट द गिवन पॉइंट, और पॉइंट पुट करने के बाद आपने उस इक्वेशन के अंदर पुट करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वो फंक्शन डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन को लेफ्ट साइड डिफाइन कर दिया, पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट डिफाइन दे दिया। इसको मैंने एक्स और वाई जी तीनों का फंक्शन कह दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी यूज हो रहा है, वाई भी यूज हो रहा है, जेड भी यूज हो रहा है। मैंने तीनों का नाम दे दिया और पॉइंट्स भी मैंने डिफाइन कर दिए। अब बेसिकली जो हमारा टास्क है वो है टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन के अंदर जो
हैं आपको मैंने आपको पहले बताया था, जो नॉर्मल वेक्टर है उसके कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, यानी पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड। इसका मतलब ये है कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने ग्रेडियंट ऑफ की डेफिनेशन भी लिख दी, पिछले लेक्चर में भी रिकॉल की थी, यहाँ पे दोबारा रिकॉल कर दिया। और ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन किसके बराबर होता है? पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स इंटू वाई, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई इंटू जे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड इंटू के। ठीक है, और जब मैं इसके अंदर पॉइंट पुट करूंगा तो ये ग्रेडियंट नहीं बनेगा, बल्कि ये नॉर्मल वेक्टर की फॉर्म, नॉर्मल वेक्टर जो है वो आपके पास बन जाएगा। तो नाउ टेकिंग द पार्शियल, इसका मतलब ये है कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मैंने ले लिया फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बस सिंपल है कि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, वाई के लिहाज से फंक्शन का डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 है, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 है। इन सारों को ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, सिंपल फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो f ऑफ y किसके इक्वल होता है? पार्शियल एफ बाय पार्शियल y। यहाँ पे f की वैल्यू पुट करेंगे, सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 होगा, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 होगा, फॉर कांस्टेंट और y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y है, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 8y आ जाएगा। इसी तरह फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो f की वैल्यू पुट कर देंगे और ये सिंपलीफाई करते हुए जाएंगे। x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू z, और z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z होगा, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास 2z जो है वो आंसर आ जाएगा। अब जितने भी डेरिवेटिव्स आपने निकाले हैं उनको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 6, 7 और 8 का, और अब उन डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू है वो मैंने निकालनी है गिवन पॉइंट्स के ऊपर। पॉइंट्स हमारे पास डिफाइंड है, पॉइंट्स हमारे पास डिफाइंड है x नॉट, y नॉट, z नॉट। मैंने क्या किया, अब ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं मैंने फंक्शंस के पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर पुट कर दिए। f ऑफ x के अंदर पुट किया, वो इक्वेशन नंबर 6 में था। f ऑफ y के अंदर पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 7 में था। f ऑफ z के अंदर पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 8 में था। अब मैंने ये f ऑफ x किसके बराबर था? 2x। ये देख सकते हैं, ये x की वैल्यू 1 है तो मैंने 1 पुट कर दी। इसी तरह f ऑफ y किसके इक्वल था? 8y, तो y की जगह मैंने 2 पुट कर दी। f ऑफ z किसके इक्वल है? 2z, तो z की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। तो इस तरह आपके पास किसके कंपोनेंट आ गए? ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन के कंपोनेंट आ गए, सॉरी ग्रेडियंट के कंपोनेंट आ गए या नॉर्मल वेक्टर के, ग्रेडियंट ऑफ f या नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट आ गए, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन को नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन जो होता है वो नॉर्मल वेक्टर ही होता है, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन जो होता है वो नॉर्मल वेक्टर ही होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल वेक्टर किसके इक्वल होता है? ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट पी नॉट। ये फार्मूला लिखा, इनकी वैल्यूज ऊपर निकाली है, f ऑफ x की वैल्यू ये है, f ऑफ y की वैल्यू ये है, f ऑफ z की वैल्यू ये है। लेकिन हमारा टास्क नॉर्मल वेक्टर निकालना नहीं था, हमारा टास्क तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालना था। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन यही होती है ना, f ऑफ x एट द पॉइंट p नॉट इनटू x माइनस x नॉट, f ऑफ y एट द पॉइंट p नॉट इनटू y माइनस y नॉट, f ऑफ z एट द पॉइंट p नॉट इनटू z माइनस z नॉट इज इक्वल टू 0। इन तीनों का जो सम है वो 0 होगा। अब आपने करना ये है कि इन पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज पुट कर दें। ये मैंने पॉइंट्स पुट कर दिए, x नॉट की जगह 1 पुट कर दिए, ये मैंने पॉइंट पुट कर दिया, z नॉट की जगह 2 पुट कर दिए, यहाँ पे भी मैंने पॉइंट्स पुट कर दिए, z नॉट की जगह मैंने 1 पुट कर दिया और यहाँ पे y नॉट की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। f ऑफ x की वैल्यू ऊपर मौजूद है, f ऑफ x 2 है, f ऑफ y 16 है, f ऑफ z 2 है, तो ये वैल्यूज पुट कर दी। ये आपने निकाल लीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ये आपने निकाल ली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ये बेसिकली मैंने जो निकाली है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकाली है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है इसको यहाँ पे छोड़ दें, लेकिन आपने इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखना है। कंप्लीट फॉर्म से मुराद ये है कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 16 को भी मल्टीप्लाई करें, 2 को भी मल्टीप्लाई करें और वेरिएबल को एक तरफ कर दें, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर दें, जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उसको कॉमन लेके 0 पे डिवाइड कर दें और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। फिर वेरिएबल इक्वेशन के एक तरफ चले जाएंगे, कॉन्स्टेंट आपके पास इक्वेशन की एक तरफ चले जाएंगे। बेटा ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है, जो ये टेंजेंट प्लेन की जो प्रॉपर फॉर्म है वो ये आ रही है। ठीक है, तो ये आपने पार्ट नंबर ए को जो है इस इक्वेशन के जो पार्ट नंबर ए है उसको अटेम्प्ट कर लिया। अब पार्ट नंबर बी आपके पास क्या था? पार्ट नंबर बी है कि आपने फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज नॉर्मल टू द इलिप्स एट द पॉइंट पी नॉट। वो कहता है कि आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस निकालनी है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको पहले मैंने बताई है कि 3 पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, एक x की पैरामीट्रिक इक्वेशन है, एक y की पैरामीट्रिक इक्वेशन है, एक z की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो तीनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस के फार्मूले आपको पता होने चाहिए। पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अंदर आपको क्या पता होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? एक f ऑफ x चाहिए होता है,
एट द पॉइंट एक्स नोट वाई नोट जी नोट, एक एफ ऑफ वाई चाहिए होता है, एक एफ ऑफ जेड चाहिए होता है। पहले तो पॉइंट्स पता होने चाहिए और तमाम पार्शियल डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में मैंने पहले ही पिछले लेक्चर्स, पिछले पोर्शंस के अंदर निकाल दिए, पिछले टॉपिक, पिछले पार्ट के अंदर निकाल दिए। ये बेसिकली मैं, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ वाई है, ये एफ ऑफ जेड है, ठीक है। ये हमने पहले से निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। पॉइंट्स आपके पास मौजूद है, एक्स नोट वाई नोट सी नोट। अब मैं क्या करूंगा, पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखूंगा। पैरामीट्रिक इक्वेशन सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन। एक्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन किसके इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स इनटू टी। बस एक्स की जगह आप एक्स नॉट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो 1 है, यहाँ पे पॉइंट्स पुट कर दें, वो आपके पास दिए हुए हैं पॉइंट्स आपके पास, ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट्स आपके पास उसने ये दिए हुए हैं। पॉइंट्स आपके पास 1, 2, 1 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने निकाली है 2 निकालिए। इसी तरह y की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एफ ऑफ वाई इंटू टी। यहाँ पे वाई नॉट की वैल्यू पुट करें और एफ ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर दें एट द पॉइंट पी नॉट, वो 16 है। और इसी तरह आप जो है इसका तीसरा एफ ऑफ जेड जो है वो भी आप कैलकुलेट कर, मतलब जेड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2t आ रहा है, ठीक हो गया बेटा। अब इसका जो तीसरा पार्ट है कि फाइंड द एक्यूट एंगल। तीसरा पार्ट इसका